क्वेश्चन नंबर 121 है। हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो डिस्क्राइब करता है इकोनॉमिक चॉइस के लिए किसी भी कंडक्टर साइज की। तो कंडक्टर साइज की इकोनॉमिक चॉइस के लिए जो लॉ दिया गया है वो केल्विन का लॉ दिया है। तो केल्विन का लॉ किस बारे में है? तो इट इज सेइंग अबाउट द इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर, इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर की इकोनॉमिकल साइज के बारे में बताता है। देखिए, जब हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को बिछाएंगे तो उसके लिए हमें कंडक्टर चाहिए पड़ेगा और स्ट्रक्चर चाहिए पड़ेगा पूरा का पूरा। तो उसके लिए हम बैंक से फाइनेंस करवाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंस करवाने के बाद हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, एनुअली या फिर मंथली जो भी है। तो इसमें जो ये लॉ है ये कहता है कि जो एनुअल इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट है और एनुअल इंटरेस्ट के साथ साथ जो डिप्रिसिएशन हो रहा है कैपिटल कॉस्ट में, जो डिप्रिसिएशन है किसी भी कैपिटल कॉस्ट में, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट, दिस शुड बी इक्वल टू एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, इन ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि जो एनुअल इंटरेस्ट हमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए बैंक में पे करना है और जो डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास हो रहा है कैपिटल कॉस्ट में हमारी ट्रांसमिशन लाइन की, तो इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए जितना एनर्जी लॉस हो रहा है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में। तब उस केस में जो है हमारा जो कंडक्टर होगा वो इकोनॉमिकल साइज का कंडक्टर होगा। यही हमारा केल्विन्स लॉ डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की रिस्पेक्ट में। तो देखो, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का जो मेंटेनेंस है और जो सब स्टेशन है उसका मेंटेनेंस इजी होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल सही है ये। और एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। ठीक है, और यह इजी होता है और इफिशियंसी भी ठीक ठाक होती है। तो ये भी करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के केस में, क्योंकि ड्यू टू स्किन इफेक्ट इन एसी सिस्टम द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीज। ऐसा नहीं होता है। स्किन इफेक्ट के कारण जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो कैसी हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एसी सिस्टम के बारे में जो ऑप्शन सी में इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू नहीं है, वो गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्किन इफेक्ट के केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की, वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, जबकि यहाँ पे डिक्रीज दिया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन सी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि जो सिंबल हमें दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्राइंग में। ठीक है, तो किसकी ड्राइंग ये है जो कि ऊपर हमें ये इस तरीके से दी हुई है। तो ये है हमारी सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर की। ठीक है, 5 एम्पियर की सॉकेट आउटलेट है। अगर हम यहां पर इसको फिल कर दें, इसको पूरा का पूरा हम फिल कर दें, अच्छे से डार्क कर दें, ठीक है, तब ये किसका साइन बन जाएगा? तब ये हो जाएगा कितना? 15 एम्पियर का, अगर हम इसको पूरा फिल कर देते हैं तब। और अगर ये नॉर्मल पहले जैसी है तो उस केस में 5 एम्पियर की सॉकेट होगी, और अगर ये ऐसी है तो 15 एम्पियर की सॉकेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है। हमसे पूछा गया है कि जो एक्टिव मटेरियल्स हम यूज करते हैं लेड एसिड सेल में वो कौन कौन से होते हैं। तो लेड पेरोक्साइड जो कि एनोड होता है, स्पंज लेड, और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डिल्यूट का मतलब क्या है? इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जो क्वांटिटी है कितनी? 31% है, और बाकी का 69% हम क्या यूज करते हैं? D2O को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो एक्टिव मटेरियल हम लेड एसिड सेल में यूज करते हैं वो लेड पेरोक्साइड, स्पंजी लेड और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है। हमसे पूछा गया है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर के केस में, उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्ग शंट जनरेटर बना लेंगे, तो इस तरीके से।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर्मेचर हो गया जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, RA है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमें EMF ये दे रहा है बना के, क्योंकि चूंकि जनरेटर है ये हमारी सीरीज फील्ड हो गई है। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो RS हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो लॉन्ग शंट है तो ये हमारी शंट फील्ड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, शंट फील्ड इसकी वैल्यू RSH है, और ये हमारा जो है सप्लाई टर्मिनल हो जाता है। यहाँ पर हमें वोल्टेज जो आउटपुट में कितना मिल रहा है, मान लिया हमने V वोल्टेज हमें मिल रहा है। अब आप समझिए कि इसमें से करंट IA फ्लो होगी। ठीक है, ISH करंट यहां चली जाएगी और I करंट यहां चली जाएगी। ठीक है, I करंट कहां, यहां पर आ जाएगी। चलिए, अब हमें यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमें V कैलकुलेट करना है, V बताना है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज V कैलकुलेट करना है। तो अच्छा, अब आप बताइए कि हमें अगर V कैलकुलेट करना है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, ये तो अलग है, तो अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें, पूरा इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें, तो वही वोल्टेज हमारा V होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे V इक्वल टू कितना आएगा, जो जनरेट वोल्टेज है वो E हो जाएगा। ठीक है, हम E में से माइनस करेंगे IA को। ठीक है, IA को माइनस करेंगे, IA के साथ में RA होगा और RS भी होगा। ठीक है, तो कंबाइनली जो V इक्वल टू है E माइनस IA इंटू RA प्लस RS, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर D। जो ऑप्शन D है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, लॉन्ग शंट बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड DC जनरेटर लिखा हुआ होगा। ठीक है, मिस हो गया होगा जो भी है, बट लॉन्ग शंट से समझ जाना है कि कंपाउंड जनरेटर हमसे बोला गया है। तो ऑप्शन D विल बी द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, हमसे पूछा गया है जो SF6 सर्किट ब्रेकर होती है उसको हम प्रेफर करते हैं किसी भी सब स्टेशन के लिए, तो किस वोल्टेज रेटिंग तक के सब स्टेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, तो 220 kV। देखो इसमें 132 भी दिख सकता है आपको, 220 kV भी देख सकते हैं अपन, 400 भी हो सकता है, 765 kV भी हो सकता है। तो इन सभी वोल्टेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हैं, और साथ साथ इन सभी रेंज में हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का भी यूज कर सकते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और सेम रेंज है SF6 सर्किट ब्रेकर के लिए, तो इसमें से 220 kV ऑप्शन हमें मैच कर गया, तो ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो SF6 सर्किट ब्रेकर है इसको हम वाइड रेंज तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के केस में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है किसी भी फ्यूज के लिए उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो सबको पता होगा जो फ्यूजिंग फैक्टर है, फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूज करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। ठीक है, मान के चलो फ्यूज करंट कुछ फ्लो हो रही है, लेट अज्यूम जो करंट रेटिंग है अगर किसी फ्यूज की, मान ली करंट रेटिंग किसी भी फ्यूज की 5 एम्पियर है, मान लेते हैं भाई 5 एम्पियर जो है हमारे किसी फ्यूज की करंट रेटिंग है। ठीक है, तो फ्यूज करंट कितनी, हमेशा 5 एम्पियर ज्यादा होगी, मान लिया कि 6 एम्पियर की फ्यूज करंट फ्लो हो रही है, तो जो फ्यूज करंट है वो 6 हो गई है और नॉर्मल करंट 5 हो गई है। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा जो है वैल्यू फ्यूजिंग फैक्टर की हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर प्रॉपर्ली लिख देते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। फ्यूज करंट वो करंट होती है जिस पर्टिकुलर करंट पे हमारा फ्यूज मेल्ट हो जाता है, और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वो होती है कि जिस पर्टिकुलर करंट रेटिंग तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही हमारा फ्यूज मेल्ट होगा। तो इस तरीके से फ्यूजिंग फैक्टर पता होना चाहिए हमें, फ्यूज करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और फ्यूज फैक्टर की वैल्यू जो होती है, फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि जो फ्यूज करंट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किसी भी फ्यूज की करंट रेटिंग की कंपैरिजन में। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 128 है, हमें क्या है, एक ट्रांसफार्मर की पावर गिवन है 25 kVA, ठीक है, और इसके जो प्राइमरी टर्न है वो 500 है और 50 टर्न है सेकेंडरी। यानी कि सिंपली हमें क्या है, N1 और N2 की वैल्यू गिवन है। N1 कितना है, 500 टर्न है और N2 कितना है, 50 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो प्राइमरी है वो कनेक्ट कर दी हमने 3000 वोल्टेज से, ठीक है, तो हमें फुल लोड प्राइमरी और सेकेंडरी करंट बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली जो N1 और N2 का रेशियो है वो इक्वल टू होता है V1 अपॉन V2 के रेशियो के, ठीक है। तो N1 N2 हमें कितना गिवन है, 500/50, और V1 की अगर हम बात करें, जो हमने सप्लाई साइड वोल्टेज इनपुट किया है वो कितना है, 3000 वोल्ट है। तो इस तरीके से हम V2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। V2 कितना आएगा, ये 10 बार जाएगा, और V2 की वैल्यू अगर हम देखें तो V2 की वैल्यू 300 हमें यहां से मिल जाएगी, ठीक है। V1 तो हमें पहले से ही पता था, V1 हमें पहले से क्या पता था कि V1 हमारा 3000 है, V1 हमारा कितना 3000 है, V2 हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। अब हम I1 निकालेंगे, तो I1 क्या हो जाएगा भाई, जो ओवरऑल पावर है, जो ओवरऑल पावर हमें गिवन है उसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, V1 का। तो V1 कितना है, V1 कर देंगे, तो पावर हमारे पास कितनी है, 25 kVA, ठीक है, 25 kVA, और V1 हमारे पास कितना है, 3000 वोल्ट। तो इसको हम 3 kV भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो kV से kV कैंसिल, A बचेगा यानी एम्पियर बचेगा। जब 25 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 बटे 1 बचा हमारे पास, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 8.33 एम्पियर जो है हमारी I1 की वैल्यू आ गई है। तो ऑप्शन डी हमें दिख गया कि भाई 8.33 एम्पियर इसी में वैल्यू है, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसी को टिक कर सकते हैं। हाँ, अगर फर्दर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पावर है और जो V2 है, तो पावर हमारे पास कितना है, 25 kVA है पावर हमारे पास, और अगर हम बात करें V2 की, तो V2 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 300 वोल्ट है, इसको हम 0.3 kV भी लिख सकते हैं। तो kV से kV कैंसिल हो जाएगा, तो और अपन 250 में जब 3 से भाग देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, 83.3 वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। 250/3 दैट इज द 83.3 एम्पियर। तो यहां से I1 की बात करें तो I1 हमारा निकल के ये आ गया, और I2 की बात करें तो I2 निकल के हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 128 के लिए। नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, लीस्ट होती है, यानी सबसे कम होती है। तो अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो इसमें जो कॉपर हमें गिवन है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है सबसे ही ज्यादा कम इन बाकी के ऑप्शन में से देखने को मिलेगी। इसकी वैल्यू होती है 1.7 × 10⁻⁻8, ठीक है। और आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन की रेजिस्टिविटी होती है 4.6 × 10⁻⁻1, ठीक है। ओम मीटर में है, ये भी याद रखेंगे, ओम मीटर है वैल्यू में, ओम मीटर, एंड इट इज ऑल्सो इन ओम मीटर, ठीक है। अगर और आपको चाहिए है तो कार्बन की बात करें, कार्बन की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻5 ओम मीटर, ठीक है। कार्बन की वैल्यू ये रही। अगर हम बात करें किसकी, ब्रास की, तो ब्रास की वैल्यू होती है 0.9, या कभी कभार इसकी वैल्यू 0.6 से लेके 0.9 के आसपास होती है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 10⁻⁻7 का ओम मीटर का, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव में जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ही कम रेजिस्टिविटी देखने को मिली। सबसे ज्यादा पावर नेगेटिव किसकी है, तो कॉपर की है। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज द कॉपर। कॉपर हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, हमसे पूछा गया है लिक्विड फ्यूल्स की रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें आपको पता होगा जो लिक्विड फ्यूल होता है वो कभी भी लार्ज क्वांटिटी में एस यानी कि राख को नहीं छोड़ता है, ठीक है। जो डिस्पोजल वाले कंटेंट होते हैं वो नहीं मिलते हैं देखने को, ठीक है। बर्निंग एज वेल एज कंपेयर टू द सॉलिड फ्यूल्स, यानी कि सॉलिड फ्यूल की कंपैरिजन में जो लिक्विड फ्यूल होता है उसमें बहुत ज्यादा
लार्ज कंटेंट नहीं होता है किसी भी एस का या किसी भी राख का या कोई भी जो डिस्पोजल कंटेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलता है लिक्विड फ्यूल में, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की, तो कंब्यूशन ऑफ द लिक्विड फ्यूल यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। जो कंब्यूशन होता है, दहन होता है लिक्विड का, बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। और जो हैंडलिंग होती है लिक्विड फ्यूल की वो आसान होती है, ठीक है। इनको कम स्टोर की जरूरत होती है। और जो फायरिंग होता है, फायरिंग ऑफ लिक्विड फ्यूल्स कैन बी इजीली कंट्रोल, और जो फायरिंग होती है लिक्विड फ्यूल्स की उसको हम आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से केवल ऑप्शन डी है जो कि इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि पॉसिबल नहीं है जब पीएलसी रन मोड में हो, यानी कि पीएलसी रनिंग मोड में हो, उसको हम रन कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सी फंक्शनैलिटी है जो कि संभव नहीं है। देखो, जब हम पीएलसी को रन करेंगे तो इसमें ये हमें अलाउ नहीं करेगा टू परफॉर्म प्रोग्राम एंट्री एंड एडिटिंग, ठीक है। मतलब प्रोग्राम अगर रन कर रहा है हमारा, पीएलसी अगर रनिंग मोड में है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हमें अलाउ करे ये प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, यानी प्रोग्राम में जो एंट्री करना है, हमें एडिटिंग करना है, इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें कभी भी अलाउ नहीं करता है। तो रनिंग मोड में हम कभी भी एंट्री नहीं कर सकते हैं और कोई भी किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। रनिंग करने से पहले ही हमें, रन मोड के पहले ही हमें अपने प्रोग्राम को एंट्री और एडिट करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, हमसे पूछा गया है कि हमें टिपिकल वोल्टेज वैल्यू बतानी है किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए जो कनेक्ट किया जाता है जनरेटर से, ठीक है, और इसका आउटपुट जो है वो ग्रिड को देना है। तो इसमें किस तरीके का ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे जिसको हम जनरेटर से कनेक्ट करके सीधे ग्रिड में आउटपुट इसका देंगे। तो देखो, इसमें हम बेसिकली 11 केबी का जनरेटर रहेगा। 11 केबी जनरेटर यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी 11 केबी से कनेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि जनरेटर से प्राइमरी कनेक्ट होगी। और जो हमारा आउटपुट है इस ट्रांसफार्मर का, जो कि हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को दे रहे हैं, जो आउटपुट की वैल्यू होगी 132 केबी होगी, यानी कि 11/132 केबी का ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 132 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है किसी भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जिसमें लार्ज कैपेसिटेंस अवेलेबल है, ठीक है, और ओपन सर्किट कनेक्टेड, और मतलब ओपन सर्किट के केस में और वेरी लाइट लोड के कनेक्शन के केस में रिसीविंग एंड पर जो मैग्नीट्यूड है किसी वोल्टेज का रिसीविंग एंड पर वो हायर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड की कंपैरिजन में। तो इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे? यानी कि सिंपली जो ट्रांसमिशन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जिसके अंदर लार्ज कैपेसिटेंस है और ओपन सर्किट और लाइट लोड की कंडीशन में रिसीविंग एंड पर जो मैग्नीट्यूड है रिसीविंग एंड वोल्टेज का वो ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। VR इज ग्रेटर देन VS, ठीक है। जो चार्जिंग करंट होती है, चार्जिंग करंट के कारण ही क्या हो जाता है, रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑन से ज़्यादा हो जाता है। और फेरेंटी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ संट रिएक्टर। संट रिएक्टर की हेल्प से फेरेंटी इफेक्ट को नलीफाई किया जाता है, ठीक है। और फेरेंटी इफेक्ट हमेशा नो लोड या फिर लाइट लोड पर हमें देखने को मिलता है। नो लोड और लाइट लोड पर, हैवी लोड पर ये कभी नहीं होता है। और संट रिएक्टर की सहायता से हम इसको नलीफाई कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसी भी कॉस्ट और टैरिफ को किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए। यानी कि फैक्टर बताने हैं जो कि कॉस्ट और टैरिफ निर्धारण में हेल्प करता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। तो जो स्टैंडिंग चार्ज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है आउटपुट के, ठीक है। यानी कि जो स्टैंडिंग चार्ज है वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती है। और रनिंग या फिर इसको हम ऑपरेटिंग चार्ज भी बोल सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आउटपुट की, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कॉस्ट एंड टैरिफ निर्धारण के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो टैरिफ हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, या किसी भी
जो यूनिट है या टैरिफ है उसकी कॉस्ट को निर्धारण कर रहे हैं हम, तो उसके केस में जो स्टैंडिंग चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट करता है आउटपुट वोल्टेज से या आउटपुट से लाइन के, और जो रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, आउटपुट के। ठीक है, तो जो रनिंग चार्ज और ऑपरेटिंग चार्ज होगा वो आउटपुट पर डिपेंड करेगा, जबकि स्टैंडिंग चार्ज पर आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 132 के लिए ऑप्शन ए विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, हमसे पूछा गया है कि वेरी लो रेजिस्टेंस विच इज लेस देन 1 ओम कुड बी मेजर्ड बाय यूजिंग। देखो 1 ओम अगर रेजिस्टेंस 1 ओम से लेस है, 1 ओम से कम है, तो इसको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। ठीक है, और लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। अगर 1 ओम से लेके 100 किलो ओम की वैल्यू होती तो ये मीडियम की कैटेगरी में चली जाती, मीडियम रेजिस्टेंस हो जाता। अगर 100 किलो से फर्दर ज्यादा होती तो उस केस में ये लार्ज रेजिस्टेंस की कैटेगरी में चला जाता। ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस की कैटेगरी में चला जाता। ठीक है, और मीडियम को मेजर करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, और लार्ज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मेगर या फिर लॉस ऑफ चार्ज मेथड, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो 135 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 136 है, हमसे पूछा गया इनमें से कौन से स्विच का हम यूज करते हैं जो लेवल होता है किसी भी लिक्विड का किसी टैंक में उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो फ्लोट स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोट स्विच होता है, फ्लोट स्विच से हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड का लेवल जो है किसी भी टैंक के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लोट स्विच का यूज करते हैं। आपने अपनी पानी की टंकियों में देखा होगा या वाटर कूलर वगैरह में लगा रहता है फ्लोट स्विच। ठीक है, जैसे ही टंकी एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाती है तो फ्लोट स्विच ओपन हो जाता है और पानी उसमें आने लगता है। तो फ्लोट स्विच, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मेथड है जिसका हम यूज नहीं करते हैं डैम्पिंग टॉर्क को डेवलप करने के लिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो किस मेथड का यूज हम डैम्पिंग टॉर्क को जो है बनाने के लिए नहीं करते हैं, डेवलप करने के लिए नहीं करते हैं, तो स्प्रिंग कंट्रोल का यूज कभी भी हम डैम्पिंग टॉर्क बनाने के लिए नहीं करते हैं। तुमसे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल की हेल्प से हम कभी भी डैम्पिंग टॉर्क को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी एडी करंट डैम्पिंग आपने पढ़ी होगी, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आपने पढ़ी होगी, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, हमसे पूछा गया है कि जो हाइट होती है किसी भी लाइट पॉइंट के लिए और जंक्शन बॉक्स के लिए, ठीक है, वो फ्लोर लेवल से कितनी होनी चाहिए। आपने देखा होगा आपके रूम में अगर फिटिंग है प्रॉपरली तो आपके जो फ्लोर लेवल से जो लाइट पॉइंट है और जंक्शन बॉक्स है इनकी एक प्रॉपर हाइट रखी जाती है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से। तो फ्लोर लेवल से जो लाइट पॉइंट है जहां पे आपकी होल्डर वगैरह लगी है, बल्ब वगैरह लगे हैं, तो लाइट पॉइंट की हाइट होनी चाहिए 2.5 मीटर। और जो जंक्शन बॉक्स हमने कनेक्ट किए हैं डिफरेंट प्लेस पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स को ले जाने के लिए, उसकी हाइट जो है 3.0 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे अपन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज lighting point should be at 2.5 meter height while junction box should be at the height of 3 meter. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, हमसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए। ठीक है, जब जीरो है t इज लेस देन 0 के लिए और बाकी का जो 1 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू t। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तो यूटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, 1/s होता है। ठीक है, यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 140 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो डायरेक्ट ड्राइव के केस में क्या होगा कि हम डायरेक्टली अपनी मोटर है उसको मैकेनिज्म से कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें किसी भी तरीके का डायरेक्ट ड्राइव के केस में ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बेल्ट की सहायता से, पुली की सहायता से, पट्टे की सहायता से हम एक से दूसरी मोटर को घुमा रहे हैं तो उसमें जो बीच में ट्रांसमिशन लॉस है वो हो। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब ये है हमने मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट करके रखा है अपनी जो भी मैकेनिज्म है उसके साथ। तो डायरेक्ट ड्राइव में कभी भी
जो ट्रांसमिशन सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होता और इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो डायरेक्ट ड्राइव विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, हमसे पूछा गया है किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबलाइज करने के लिए जो एनर्जी है, देखो वो कुछ ना कुछ जरूर लगेगी, एंड दो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट, यद्यपि इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इसमें जो हम कॉइल यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होता है, तो एनर्जी कुछ ना कुछ स्पेंड जरूर होगी इनिशियली। ठीक है, और बाकी अगर मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट है उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी आइडियली किसी भी तरीके की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 141 के लिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 हमसे पूछा गया किसी डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है उसको यूज किया जाता है, किस लिए यूज करते हैं। तो देखो डीसी मोटर है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो डीसी मोटर के केस में क्या होता है, इसमें कम्यूटेटर का यूज होता है कि ये जो डीसी करंट है उसको एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मोटर है, याद रखेंगे मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो डीसी सप्लाई को एसी करंट में चेंज करता है, डीसी करंट को एसी करंट में चेंज करता है। ठीक है, और आर्मेचर करंट जो आर्मेचर कंडक्टर है उसमें हमेशा एसी ही हमें देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन क्वेश्चन नंबर 142 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है एल क्या है, एल इंडक्टेंस है किसी सिस्टम का, सी क्या है कैपेसिटेंस है किसी सिस्टम का, और आई इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, आर्क करंट है। जो वी है, वी क्या है, वी बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज, जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसके अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वी। ठीक है, जो कि एपियर होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर की जब ये ओपन होता है। तो जो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज या आर्क वोल्टेज उसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, देखो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज या आर्क वोल्टेज इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई अंडर रूट एल अपॉन सी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, दोनों की पावर को हम इक्वेट कर देते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर जो इंडक्टर में पावर स्टोर होती है और जो कैपेसिटर में पावर स्टोर होती है। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, V अपॉन आई पूरे का होल स्क्वायर, V अपॉन आई पूरे का होल स्क्वायर, और यहां पर एल सी मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इससे यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे V मिलेगा और यहाँ पर ये रूट एल सी हो जाएगा और आई को हम इस साइड भेज देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू है प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज और आर्क वोल्टेज की वो निकल के आ जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों की पावर को हम इक्वेट करके इस वोल्टेज को निकाल लेते हैं, तो हमें इस तरीके से इसकी वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, हमसे कहा गया है कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टी को न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए न्यूट्रल वायर के लिए ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल वायर के लिए जो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दैट इज अर्थड एट द सब स्टेशन। ठीक है, ये भी करेक्ट है, और इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है अनबैलेंस्ड करंट फ्लो थ्रू इट, बिल्कुल सही है, न्यूट्रल में से अनबैलेंस्ड करंट भी फ्लो हो सकती है। अब अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करें अर्थ वायर की, तो अर्थ वायर की रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है अर्थ वायर की रिस्पेक्ट में पॉइंट सेकंड और पॉइंट फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अर्थ वायर है इट इज सॉलिड अर्थ एट द सब स्टेशन। ठीक है, यह एक सॉलिड अर्थ के फॉर्मेट में होता है सब स्टेशन पर। और जो चौथा पॉइंट है ये कहता है कि ओनली फॉल्ट करंट कैन फ्लो थ्रू इट, बिल्कुल सही है, जो अर्थ वायर है उसमें से हमारी केवल फॉल्ट करंट ही फ्लो हो सकती है, जबकि न्यूट्रल वायर में से अनबैलेंस करंट हमारी फ्लो हो सकती है बड़े आसानी से। तो इस तरीके से 44 के लिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, हमसे पूछा गया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट करना है किसी सिंगल लेयर 18 स्लॉट 2 पोल 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की अगर हम बात करें के डी, इट इज इक्वल टू साइन एम गामा बाई 2 या बीटा बाई 2, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं,
अपॉन m साइन गामा बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, जो गामा है, गामा की वैल्यू कितनी होती है, इट इज बी इक्वल टू स्लॉट्स अपॉन पोल इनटू फेज, ठीक है, यानी कि स्लॉट पर पोल पर फेज, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। और अगर हम बात करें स्लॉट्स की तो हमारे पास 18 स्लॉट गिवन है, 2 पोल हैं, और फेज की बात करें तो 3 फेज हमें ये गिवन है। तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, तो ये जो वैल्यू आ गई है गामा की निकल के कितनी आ गई है, 3 वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये गामा यानी गामा की वैल्यू नहीं है, सॉरी, ये एम की वैल्यू है, ठीक है, ये एम की वैल्यू है यहां पर। अब हमें निकालना है, अब निकालेंगे हम गामा की वैल्यू, ठीक है, स्लॉट एंगल, गामा होता है स्लॉट एंगल, ठीक है। तो गामा की वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है 5p अपॉन एस। तो फाई की वैल्यू 180 है, पोल कितने हैं, 2 हैं, और स्लॉट हमने कितने यूज करे हैं, 18 स्लॉट को हमने यूज किया है। तो यहां से ये 10 टाइम कट जाएगा। तो जो स्लॉट एंगल है, स्लॉट एंगल की वैल्यू कितनी, 20 डिग्री हमारे पास आ गई है, ठीक है, 20 डिग्री यहाँ पर स्लॉट एंगल की वैल्यू आ गई है। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बस वैल्यू सिंपली हम क्या करेंगे, केडी में पुट कर देंगे। तो केडी इक्वल टू साइन एम और गामा का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60/2, साइन 60/2, और m की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है, और यहाँ पे साइन 20/2 हो जाएगा, साइन 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो कितना बचेगा, साइन 30 ऊपर बचेगा और 3 साइन 10 नीचे बचेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 145 के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, हमसे पूछा गया है कि जो आर्मेचर कोर होती है इलेक्ट्रिकल मशीन में, उसको किसकी हेल्प से हम बनाते हैं। तो जो आर्मेचर कोर होती है वो लेमिनेटेड होती है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल यानी जो कंडक्टिव मटेरियल है, उस मटेरियल को हम लेमिनेट करके आर्मेचर कोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, हमसे पूछा गया है कि हमें सिंबल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और सिग्नल लैंप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में किस ऑप्शन से दिखाया जाएगा, ठीक है, कौन सी लैंप है, सिग्नल लैंप है, या इसको हम लाइट बल्ब भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। जो सिग्नल लैंप है या फिर जो लाइट बल्ब है उसका सिंबल ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर हम बात करें बी की ऑप्शन की, तो ये फ्यूज को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो ये इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, विद्युत घंटी को रिप्रेजेंट करता है सी ऑप्शन। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, इट इज रिप्रेजेंट हीटर, यह हीटर को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक बेल को भी याद रखेंगे, हीटर को भी याद रखेंगे, फ्यूज तो पता हो गई सबको। तो ऑप्शन नंबर 147 के लिए राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, हमसे पूछा गया है कि जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस ए का, वो कितना होता है। देखो 1/s प्लस ए का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, ठीक है, 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है, हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक स्विच जो हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, ये किस तरीके से एक्ट करता है। तो देखो कंट्रोल स्विच, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि पंखा हो गया, लाइट हो गई, कुछ भी हो गया, तो एक तरीके से ये ऑन ऑफ कंट्रोलर ही होता है। जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है जिससे हम अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो क्या होता है, ऑन ऑफ कंट्रोलर ही होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, हमसे पूछा गया है कि जो कट ऑफ करंट होती है किसी भी फ्यूज में, वो डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है। तो जो कट ऑफ करंट होती है वो डिपेंड करेगी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, ठीक है, फ्यूज की करंट रेटिंग पर, और जो प्रोस्पेक्टिव करंट है उसकी वैल्यू पर,
और जो असिमेट्री है किसी भी फॉल्ट करंट की उसकी वैल्यू पर। कट ऑफ करंट बेसिकली होती क्या है? कट ऑफ करंट वह मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी करंट की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट रीच्ड, ठीक है, व्हेन फ्यूज मेल्ट, रीच्ड व्हेन फ्यूज मेल्ट। यानी कि कट ऑफ करंट वह मैक्सिमम वैल्यू होती है फॉल्ट करंट की जब फ्यूज क्या होता है? मेल्ट होता है, ठीक है। फ्यूज मेल्ट होने के पहले, ठीक है, फ्यूज मेल्ट होने के ठीक टाइम पर जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कट ऑफ करंट कहते हैं। और कट ऑफ करंट है वो तीनों के तीनों पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, चाहे वो करंट रेटिंग हो किसी फ्यूज की, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव करंट वैल्यू हो किसी फ्यूज की, या फिर एसिमेट्री हो किसी भी फॉल्ट करंट की, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1, 2 एंड 3। फ्रेंड्स, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।